नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ लर्निंग, चेंज और मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर। बहुत सिंपल या साधारण अर्थों में हम कह सकते हैं व्यक्ति या बालक के व्यवहार में परिवर्तन को ही हम अधिगम कहते हैं। लेकिन अधिगम के लिए आवश्यक है कि बालक और व्यक्ति वातावरण के साथ अंतरक्रिया करे, उसे अनुभव करे। बिना अंतरक्रिया बिना अनुभव के बालक अपने वातावरण से नहीं सीख सकता है। इसीलिए अधिगम को सक्रिय प्रक्रिया माना गया है। इसे हम निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं कह सकते। उदाहरण के तौर में देखें, एक बच्चा किसी गर्म बर्तन जो उसे नहीं मालूम है कि वो उसे जला देगा, वो उससे अनभिज्ञ है और उसे अचानक छू लेता है और उसको उसका हाथ जल जाता है या उंगली जल जाती है, तो उसका ये जो अनुभव है उसे ये तय करने में या ये निर्धारित करने में मदद करता है कि कोई भी गर्म वस्तु, कोई भी आग जैसी वस्तु जो उसे जला सकती है, उसको नुकसान पहुंचा सकती है, उसको भविष्य में उससे बचना है और उसे नहीं छूना है। ये इस तरीके का जो अधिगम है वातावरण में, बच्चे अपने अंतरक्रियाओं के माध्यम से खुद वो ऐसे अनुभवों के माध्यम से सीखते हैं। तो गर्म बर्तन को छूना और उस छूने के बाद जो अनुभव हुआ, उसके बाद भविष्य में उस तरीके की वस्तुओं या चीजों से बचना, ये जो व्यवहार में परिवर्तन आया है, इसको हम डिस्कवरी लर्निंग या खोजपूर्ण अधिगम की श्रेणी में रख सकते हैं। एक दूसरा उदाहरण और लेते हैं। कई बार हम जानबूझ करके प्लान करते हैं, योजना बनाते हैं कि बच्चों को हम ये काम सिखाने। तो जब आप कोई भी काम करना सिखाते हैं तब कुछ इंस्ट्रक्शन, कुछ गाइडेंस तय करते हैं और छोटे छोटे स्टेप में बच्चों को बता देते हैं कि ये काम ऐसे करना है। अगर वो बच्चा आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके, आपके गाइडेंस को फॉलो करके, आपके मार्गदर्शन को, निर्देशन को फॉलो करके सीख जाता है, तो इस तरीके का लर्निंग को हम गाइडेड लर्निंग या निर्देशित अधिगम बोलते हैं। ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, जैसे पेपर को फोल्ड करना सिखाना, कैंडल को अच्छे से प्रॉपरली हैंडल होल्ड करना सिखाना, और भी आप उदाहरण जान सकते हैं, अल्फाबेट्स को बनाना सिखाना। बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज जिनमें आप इंस्ट्रक्ट करते हैं, गाइड करते हैं और बच्चा उस तरीके से काम करना सीख जाता है। ऐसा नहीं है वो गलतियां नहीं करता है, गलतियां करता है, लेकिन वो उस तरीके से सीखने लगता है और आगे बढ़ जाता है। तो ये जो अनुभव है, ये उसके व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। एक तो जो खुद वो अर्न करता है, खुद गेन करता है, और एक ऐसे अनुभव जो उसको स्पेसिफिकली, विशिष्ट रूप से प्रदान किए जाते हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 5 अवस्थाएं हैं। एक्विजिशन ग्रहण करना, फ्लुएंसी प्रवाहिता, या हम इसको कहें तो दक्षता बोल सकते हैं, मेंटेनेंस स्थिरता बनाए रखना, जनरलाइजेशन सामान्यीकरण करना, और 5वीं अवस्था है एडाप्टेशन, एडॉप्ट कर लेना, आत्मसात कर लेना या अपनी आदत में समाहित कर लेना। अब पहला स्टेज की चर्चा करते हैं, एक्विजिशन स्टेज, यानी कि कोई भी बालक या व्यक्ति इस स्टेज में कोई भी नया काम करना सीखता है। और ये जाहिर सी बात है, जब वो नया काम करना सीखता है, जो काम उसने पहले से नहीं किया है, कभी नहीं किया है, तो वो फर्स्ट चांस में या प्रथम प्रयास में इफेक्टिवली या परफेक्टली नहीं कर पाएगा। जरूर कुछ ना कुछ एरर्स उसमें आएंगी। ये एक तस्वीर है, इसमें आप देख सकते हैं कि बच्चों ने जो बनाया है कुछ आर्ट से रिलेटेड टास्क है, और इसमें बहुत सारी एरर्स आपको दिखाई देंगी। ये शायद हो सकता है पहली बार वो टास्क मिला हो बच्चे को। तो ये तस्वीर इसलिए लगाई यहाँ पर, ताकि आप ये समझ सकें कि जो एक्विजिशन स्टेज है, जब हम अनुभव अर्जित कर रहे होते हैं, सीखने का पहली अवस्था होती है, उसमें जरूर एरर होती है क्योंकि वो टास्क हमारे लिए नया होता है। लेकिन जैसे जैसे ही हम उस टास्क को करने का अभ्यास करते हैं, या एक समय बाद धीरे धीरे उस काम को, उस एक्टिविटी को एक्यूरेटली या ठीक से करना हम सीख में क्या स्ट्रेटजी, क्या रणनीतियां, क्या बातें हम ध्यान रख सकते हैं या अपना सकते हैं। अगर हम किसी बच्चे को कोई नया टास्क हम देते हैं, तो ये बहुत ध्यान रखने की बात है कि जब भी आप उसको कुछ काम करने के लिए बताते हैं, तो निश्चित रूप से उसको डेमोन्स्ट्रेट जरूर करें,
उसको कैसे करते हैं ये करके जरूर बताएं, प्रदर्शन जरूर करें। अगर आपको कोई अल्फाबेट बनाना सिखाना है तो वो अल्फाबेट कैसे बनता है, क्या मूवमेंट है, क्या डायरेक्शंस हैं, ये आप उसे करके बताएं। अगर पेपर फोल्ड करना बता रहे हैं तो भी निश्चित रूप से आप उसे ये जरूर बताएं कि उसके सामने प्रेजेंट करें कि पेपर को कैसे हम फोल्ड कर रहे हैं, और वर्बली आप उसको जो है मौखिक रूप से उसको इंस्ट्रक्शन देते जाए। ये बात ध्यान रखने की है। अगर आप डेमोन्स्ट्रेट नहीं करेंगे और उसको मौखिक रूप से या शाब्दिक रूप से निर्देश नहीं देंगे तो उस काम को करना उसको या उसे सीखना मुश्किल होगा। और कोशिश ये करें कि कोई भी टास्क, कोई भी काम जो आप उसे दे रहे हैं वो सिमिलर हो, वो वही रहे। इससे बच्चा जो है, जो इंस्ट्रक्शंस आप देते हैं उसमें कंफ्यूज ना हो और उस काम को करने की आदत उसमें आ जाए या उस काम का प्रैक्टिस उसमें हो जाए, उसको हो जाए। इसलिए वो टास्क अगर सिमिलर रहेगा तो वो पिछले जो इंस्ट्रक्शंस आपने दिए, पिछला जो डेमोन्स्ट्रेशन आपने किया, उसको रिकॉल करके उस काम को और बेहतरी से और एक्यूरेटली करना सीख सकता है। और बच्चे को अप्रिशिएट करना जरूरी है। अगर उसने कोई काम किया है या वो काम कर रहा है, करता है आपके सामने, तो निश्चित रूप से उसे जो है हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। यही जो अप्रिसिएशन है उसे मोटिवेट करता है, अपने जो काम करने के प्रति जो प्रेरणा होती है, हिम्मत होती है, उसको वो अर्जित करता है। यानी कि वो मोटिवेट होता है कि वो काम हमें करना है, पूरा करना है। इसको हम रिवार्ड कहते हैं या रीइंफोर्समेंट भी कहते हैं, जो भी आप कह ले। तो एप्रिसिएशन बहुत जरूरी। एक एक और उदाहरण है यहाँ पर, ये देख रहे हैं आप तस्वीर में। ये तस्वीर को अगर देखें तो इसमें स्पून आपको दिख रहे हैं और ये नॉर्मल स्पून से अलग है। आप देखें नॉर्मल स्पून से एकदम अलग है। ऐसे स्पून किस तरीके के, किस तरह की नीड वाले बच्चों के लिए या लोगों के लिए होंगे, अब आप अनुमान लगाइए। ये अगर हम देखें तो सेरेब्रल पाल्जी से पीड़ित बच्चे जो होते हैं, मानसिक आघात से पीड़ित जो बच्चे होते हैं, उनकी जो क्षमताएं होती हैं वो सामान्य बच्चों के मुकाबले बहुत अलग होती हैं। वो सामान्य बच्चों से काफी अलग होते हैं। यानी कि उनको हमें सिखाने के लिए, चाहे वो इंस्ट्रक्शंस की बात करें, चाहे मटेरियल की बात करें, चाहे इक्विपमेंट्स की बात करें, वो जैसे नॉर्मल बच्चों के लिए हम दे देंगे और नॉर्मल बच्चे उससे कुछ काम करना सीख जाएंगे, वैसा इन बच्चों के लिए संभव नहीं है। तो हमें ऐसे बच्चों के लिए कुछ न कुछ मॉडिफिकेशंस चाहिए होते हैं। कहने का मतलब होता है कि बच्चे को जब भी आप टास्क दे रहे हैं उसको आप डेमोन्स्ट्रेट करें, वर्बल इंस्ट्रक्शन दें, उसको अप्रिशिएट करें, उसको फीडबैक भी दें कि उसने वो काम कैसे किया। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको सिखाने के लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ अतिरिक्त प्रयास करने पड़ सकते हैं, अतिरिक्त बदलाव करने पड़ सकते हैं, विशिष्ट बदलाव कर सुधार करने पड़ सकते हैं। जैसे सेरेब्रल पाल्जी से पीड़ित जो बच्चे होते हैं उनके लिए अगर चम्मच से कुछ आप खाना सिखाना चाहते हैं तो वो नॉर्मल चम्मच से जो ग्रिप होगी वो उनकी उसमें नहीं बनेगी, या उनके हाथ का मूवमेंट ऐसा नहीं होगा कि वो नॉर्मल चम्मच को उतना ऊंचाई तक उठा पाए और वो उनके मुंह तक पहुंच जाए। तो इसीलिए एक तस्वीर यहाँ पर सिंपली दिखाने के लिए लगाई है कि उन बच्चों के लिए हमें मॉडिफिकेशंस कुछ अलग चाहिए, बहुत ही स्पेसिफिक चाहिए उनकी नीड के हिसाब से। तो बच्चों को सिखाने में ये बहुत जरूरी है ध्यान रखना कि उनकी नीड्स के हिसाब से आपको एडॉप्टेशंस, आपको मॉडिफिकेशंस करने पड़ सकते हैं। और अगर वो नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से उनकी सीखने में बाधा आएगी, यानी कि वो उस जो नया टास्क को आप सिखा रहे हैं वो बेहतरी से या वो अच्छे ढंग से सीख नहीं पाएंगे। इसके आगे हम चलते हैं। प्रोफिशिएंसी, इसको हम दक्षता का नाम भी दे सकते हैं या दक्षता कह सकते हैं, दक्षता की अवस्था। यानी कि कोई भी बच्चा जो काम उसने पहले स्टेज में सीखा है, अब वो दूसरी स्टेज में आते आते उस काम का अभ्यास उसको इतना हो जाता है कि वो उसको अच्छे से करना सीख जाता है, एक्यूरेटली करना सीख लेता है, एफिशिएंटली उस काम को करना सीख जाता है।
और ये इस अवस्था का जो उद्देश्य होता है कि वो काम को, वो नए टास्क को, वो नए गतिविधि को बहुत तेजी से करे, यानी कि तेजी से करना सीखे और बिना गलती या कम से कम गलती के साथ करना सीख जाए। इस स्टेज में मुख्य जो उद्देश्य होता है वो ये होता है, उसने टास्क करना सीख लिया पहली स्टेज में। दूसरी स्टेज जो आई, उस स्टेज में अब उसकी एफिशिएंसी, उसकी इफेक्टिवनेस, उसकी एक्यूरेसी को बढ़ाना। अब एक्यूरेसी और एफिशिएंसी, किसी बच्चे को आप अपॉर्चुनिटी दीजिए जो आप टास्क उसको सिखाना चाह रहे हैं, तो ये जरूरी है कि उस काम का अभ्यास करने का, प्रैक्टिस करने का उसको मौका मिले। अब बच्चे को कुछ वर्कशीट पर, ब्लैक बोर्ड पर, ड्राइंग पेपर पर कुछ काम जो सिखाना चाह रहे हैं वो करने के लिए, लिखने के लिए आप बोल सकते हैं। और तीसरा स्ट्रेटजी है, तीसरी बात है जो ध्यान रखने की है, रिड्यूस द नंबर ऑफ वर्बल प्रॉम्प्ट्स एज गेट्स प्रैक्टिस। जैसे जैसे ही वो उसको प्रैक्टिस करने का मौका मिल रहा है, चांस मिल रहा है, आप वर्बल इंस्ट्रक्शंस कम करते जाइए। लेकिन इसके साथ साथ उसके काम, उसके टास्क के प्रति आपको फीडबैक, आपको रिवार्ड बच्चे को जरूर देना चाहिए। उसे फीडबैक देंगे, उसे रिवार्ड देंगे तो वो चीज जो है उसे मोटिवेट करेगी अच्छे से काम करने के लिए, अच्छे से वो एक्टिविटी करने के लिए, और वो एक रीइंफोर्समेंट के तौर में काम करेगा, आपका फीडबैक और आपका रिवार्ड। और उसकी जो प्रोग्रेस है, उसकी जो प्रगति है सीखने की, उसको आप उसकी एक्यूरेसी यानी कि शुद्धता और उसकी स्पीड, गति, काम करने की शुद्धता और काम करने की गति क्या है, इस संदर्भ में मॉनिटर जरूर करते रहें, उसको ऑब्जर्व जरूर करते रहें। तो इस स्टेज के बाद बच्चा फिर नई पहुंचते पहुंचते उसमें गलती करने की, एरर करने की जो स्थिति है, उस स्थिति से वो बाहर निकल आएगा। इसके बाद तीसरी स्टेज है मेंटेनेंस स्टेज। मेंटेनेंस स्टेज का मतलब अगर हम देखें तो इसको स्थिरता या स्थिर बनाए रखने से, जो उसने पहली दो स्टेजेस में, दो अवस्थाओं में सीखा है, उन अवस्थाओं में जो कुछ सीखा है उसको वो मेंटेन कर पाए, उसको वो धारण कर पाए। तो ड्यूरिंग द मेंटेनेंस स्टेज द चाइल्ड इज expected to perform an activity with accuracy and fluency without any assistant and reinforcement। इसका मतलब यह है कि बच्चा उन दो अवस्थाओं में जो सीख गया है, इस अवस्था का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि इस अवस्था में बच्चा बिना किसी असिस्टेंस, बिना किसी सहायता और पुनर्बलन के उस काम को पूरी शुद्धता के साथ, पूरी एक्यूरेसी के साथ और फ्लुएंसी, दक्षता के साथ या धारा प्रवाहिता के साथ या अच्छी गति के साथ करना सीख जाए। इस स्टेज का जो फोकस होता है मेंटेनिंग हाई लेवल ऑफ लर्निंग, यानी कि उच्च स्तर का सीखना, यानी कि जो सीखने की उच्चतम स्थिति है, व्यवहार करने की, कोई नया काम सीखने की, कोई नया टास्क सीखने की, उस स्थिति तक बच्चे को ले जाना है। इस स्टेज का उद्देश्य ये होता है। अब मेंटेनेंस स्टेज में ये एक चीज है पीरियडिक प्रैक्टिस, यानी कि कुछ कुछ अंतराल से बच्चे को आपको प्रैक्टिस के लिए अपॉर्चुनिटी जरूर देनी चाहिए। आस्क द चाइल्ड टू डू द टास्क ही लर्न बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू एक्टिविटी ऑन दैट टॉपिक। किसी एक नए टॉपिक पे कोई एक्टिविटी शुरू करने से पहले उसने जो कुछ पहले सीखा है उसका प्रैक्टिस करने के लिए आप उसको जरूर कहें। आस्क चाइल्ड टू राइट द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 टास्क लर्न अर्लियर। मान लीजिए बच्चे ने 1 से 10, छोटा बच्चा है, 1 से 10 तक नंबर जो है उसने लिखना सीख लिया है, और आप उससे आगे कुछ नंबर सिखाने जा रहे हैं, तो उसको आप ये कह सकते हैं कि आप पहले 1 से 10 तक जो नंबर हैं, काउंटिंग नंबर हैं, उनको आप लिखिए, उनका नंबर नेम लिखिए, या जो भी आप सिखाना चाह रहे थे, जो पहले आपने सिखा चुके हैं, उससे पहले उसको आप एक बार प्रैक्टिस करवा दें। या
एक और एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पर दिया है, जैसे फलों के नाम आप कुछ बच्चे को सिखा चुके हैं, लेकिन कुछ और फल हैं और फ्रूट्स हैं जिनके नाम आज आप बताना चाह रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि पहले जो फल हैं जो आपने सीख लिए जिनके नाम, उनको आप रिपीट करिए या उनको आप लिखिए या उनको आप बताइए। तो इस तरीके की जो प्रैक्टिसेस हैं, इस तरीके की जो स्ट्रेटजी हैं, इससे उसको जो पुराने अनुभव हैं, पुराना लर्निंग है जो पहली अवस्थाओं में सीखा है, वो मेंटेन कर पाता है और उस काम को धीरे धीरे जितना ही भी उसे प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा उतना ही वो एक्यूरेसी से और स्पीडली वो काम करना सीख जाएगा। This sort of revision helps in remembering and recalling the learned task. जो सीखे हुए काम है, जो सीखे हुए अनुभव हैं, गतिविधियां हैं, बातें हैं, उनको वो आसानी से रिकॉल कर पाता है। ये रिवीजन इसलिए जरूरी है और इससे अधिक। इसके आगे अगर हम चले तो जनरलाइजेशन का स्टेज है, सामान्यीकरण बोलते हैं इसे। सामान्यीकरण का अर्थ क्या होता है वो आप जानते हैं। स्क्रीन पर देखें, जनरलाइजेशन मीन्स being able to carry out a particular task in a different situation or with object different from the one using which the task was learned. यानी कि पहले सीखे गए कोई भी काम को किसी दूसरी परिस्थिति में, पहले सीखे गए किसी कौशल के आधार पर दूसरी परिस्थिति में कोई कार्य करना, इस परिस्थिति को या इस स्थिति को हम जनरलाइजेशन या सामान्यीकरण कहते हैं। सामान्यीकरण की अवस्था में क्या होता है, बच्चा जब एक काम नया करना, कोई भी नया काम करना सीख लेता है एक्यूरेसी के साथ और फ्लुएंसी के साथ, और इसमें उसे किसी भी सहायता या रिवार्ड या पुरस्कार की जरूरत नहीं होती है, तब आप उसको कोई भी उसी टास्क से मिलता जुलता या वही टास्क किसी दूसरी सिचुएशन में करने को दे सकते हैं। और अगर वो कर पाता है उस टास्क को, तो इसका मतलब है कि वो इस अवस्था तक आ गया, यानी कि एक पुराने सीखे गए कौशल के आधार पर नई परिस्थिति में भी उस तरीके के काम को वो कर लेता है। इस स्थिति को बोलते हैं हम जनरलाइजेशन या सामान्य। में क्या क्या स्ट्रेटजीज हम फॉलो कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। जनरली अगर हम देखें अपने जीवन में भी बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज हैं जिनको हम जनरलाइज करते हैं, बहुत सारे काम हैं, अनुभव हैं जो हम जनरलाइज करते हैं। और ये प्रोसेस इतना स्वाभाविक तरीके से, ये प्रक्रिया इतना स्वाभाविक तरीके से घटित होती है कि हमें ये समझ में नहीं आता है कि हम इस एक्टिविटी या इस परिस्थिति में ये काम हम कैसे कर पाए या कैसे कर सके। एक तो ये बात है जनरल। अगर हम देखें कि कुछ सेरेब्रल पाल्जी से पीड़ित बच्चे हैं, उनको अगर आप सामान्य बच्चों की तुलना में देखो तो उनका जो जनरलाइज करने की एबिलिटी है, सामान्यीकरण करने की जो क्षमता है, वो बहुत कम होती है। वो खुद जनरलाइज नहीं कर सकते क्योंकि उनका जो सोचने की क्षमता है वो काफी सीमित है। उसकी वजह से उन्हें दूसरे किसी की सहायता की जरूरत होती है। और ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो उन बच्चों के लिए कुछ हम ऐसे एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं, या ये नॉर्मल बच्चों पर भी हम लागू कर सकते हैं। प्लान एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स रीडिंग नंबर्स रिटन इन डिफरेंट वेज and on different backgrounds in different situation in order to help him generalize his learning. अगर नंबर ही सिखाना है किन्हीं बच्चों को, तो आप एक एक्टिविटी इस तरीके का प्लान कर सकते हैं कि अलग अलग परिस्थिति में, अलग अलग ढंग से, अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग बैकग्राउंड पर नंबर्स लिखे हुए, उनको आप पढ़ना सिखाइए, उनका रीडिंग करना सिखाइए। और उसके बाद उन्हीं नंबर्स को जब आपने पढ़ना सिखा दिया, उसके बाद उसको नया कोई टास्क दीजिए बच्चे को, जैसे कैलेंडर में नंबर्स लिखे हैं उनको पढ़ना, पेजेस, बुक्स के पेजेस जो हैं, नंबर दिए होते जो बुक के पेजेस पे हैं उनको पढ़ना, कार का जो नंबर होता है, बाइक का जो नंबर होता है उनको पढ़ने के लिए बोलना,
घड़ी में क्लॉक में जो नंबर लिखा होता है उसको बोलना। और ऐसी एक्टिविटी आप देखते हैं बच्चों को जनरली हम बोलते भी हैं, चलो बच्चों अच्छा बताओ इस कार का क्या नंबर है, बेटा बताओ इसमें घड़ी में कितने कितने नंबर्स बने हुए लिखे हुए। तो ये जो एक्टिविटी है कि डिफरेंट एक जो अनुभव था उस बच्चे के लिए, नंबर को पढ़ना अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग सिचुएशन में उसने सीख लिया। अब यही स्किल वो दूसरी परिस्थितियों में भी अप्लाई करता है। जब आप बोलते हैं कि कैलेंडर पे लिखे हुए नंबर्स पढ़ो, आइडेंटिफाई करो, बुक्स में जो पेजेस के नंबर्स पड़े हुए हैं उनको पढ़ो, कार का जो नंबर है उसको पढ़ो, ये स्थिति कहलाती है जनरलाइजेशन, सामान्यकरण। तो वो ये नंबर इसलिए पढ़ पा रहा है क्योंकि पहले से आपने नंबर पढ़ना, नंबर को पहचानना, नंबर को पढ़ना उसको पहले सिखा दिया। तो अब वो एक स्थिति में जब नंबर को पढ़ना पहचानना सीख गया तो वो दूसरी किसी स्थिति में भी नंबर को आसानी से पढ़ सकता है और उसको पहचान सकता है। अगर वो ये कर पाता है तो इस स्थिति को हम सामान्यकरण की अवस्था बोलेंगे, यानी कि वो सीखने की अवस्था में कहां पर है, सामान्यकरण की स्थिति में। सामान्यकरण की जो योग्यता है वो उसने अर्जित कर ली। एडॉप्टेशन को अगर हम हिंदी में कहें तो आत्मसात करना, एडॉप्ट करना, ग्रहण करना, ये पहली वाली स्टेज का जो मीनिंग है ग्रहण करना उससे अलग है। आत्मसात करना या अपनी आदत में शामिल करना। इसको अगर देखें, once the child is able to generalize then he can apply a learned skill in a new area of application without assistance। अगर एक बार बच्चे ने जनरलाइज करना सीख लिया, सामान्यकरण करना सीख लिया, तो वो सीखे गए कौशल को किसी नए एरिया में भी, नई परिस्थिति नहीं, वहां पर नया सिचुएशन था, वहां पर नई सिचुएशन थी, यहाँ पर नया एरिया है, न्यू एरिया, सीखने के किसी नए क्षेत्र में भी वो बच्चा उसका प्रयोग कर सकता है बिना किसी असिस्टेंस के, बिना किसी सहायता के। अगर हम आगे और देखें, this skill may be referred as a problem solving। this skill is achieved by those children who have learned to generalize। ये जो कौशल है कि किसी सीखे गए कौशल को किसी नए एरिया में उपयोग कर लेना या अपनी समस्या को समाधान करने में पिछले कौशलों, पिछले जो सीखे गए कौशल हैं उनका प्रयोग करना, ये इस स्टेज में बच्चा सीखता है। दिस स्किल अचीव्ड बाय दोज हु, लेकिन ये खास बात है कि ये इस स्टेज में वही बच्चे सीख पाएंगे या इस स्टेज में जो कार्य हैं, टास्क है, वो वही कर पाएंगे जो पहले जनरलाइजेशन के स्टेज तक परफेक्शन गेन कर चुके हैं या जो सामान्यकरण करना सीख चुके हैं। अगर बच्चा सामान्यकरण करना नहीं सीख पाता है, स्टूडेंट सामान्यकरण करना नहीं सीख पाते हैं, तो वो नए एरिया में जो पहले सीखे गए कौशल हैं उनको किसी नए एरिया में अप्लाई बिना किसी मदद के, बिना किसी सहायता के नहीं कर पाएंगे। तो एडॉप्टेशन के लिए जरूरी है कि बच्चा या स्टूडेंट या लर्नर वो जनरलाइजेशन की स्टेज को पूरा करे। आप देखेंगे सम चिल्ड्रन विद सेरेब्रल पाल्जी फाइंड इट डिफिकल्ट टू रीच दिस स्टेज। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया उन्होंने कि जो सेरेब्रल पाल्जी से रिलेटेड बच्चे होते हैं वो इस स्टेज तक पहुंचने में उन्हें बहुत कठिनाई होती है, बहुत असिस्टेंस की जरूरत होती है, और बल्कि जनरलाइजेशन के स्टेज तक आने में भी उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, आने में भी उनको वहां कठिनाई होती है, वहां पर भी, क्योंकि थिंकिंग एबिलिटीज में जो लिमिटेशंस हैं, सीखने की जो सोचने की, चिंतन करने की, तर्क करने की जो लिमिटेशन है, जो सीमाएं हैं, उसकी वजह से वो सामान्यकरण की अवस्था तक भी नहीं पहुंच पाते ठीक से हैं। तो इस अवस्था तक आना उनके लिए और भी कठिन होता है। इस स्टेज में अगर हम देखें तो ये जरूरी है कि बच्चा सामान्यकरण का स्टेज पूरा कर ले, सामान्यकरण की अवस्था तक आ जाए, तो निश्चित रूप से वो सामान्यकरण की अवस्था तक आते आते जो भी कौशल उसने सीखे हैं वो कौशलों को किसी नए एरिया में भी बिना किसी सहायता से स्वाभाविक रूप से अप्लाई कर सकता है, उनका प्रयोग कर सकता है। इसलिए इस स्थिति को या इस अवस्था को हम एडॉप्टेशन स्टेज बोलते हैं। ये लर्निंग की अंतिम अवस्था होती है, यानी कि इसके बाद धीरे धीरे करके वो जो कौशल है उसकी आदत में समाहित या आदत में शामिल होते जाते हैं।
ये हम कह सकते हैं। सो each of these 5 stages in the process of learning seem to proceed so automatically in case of children without disability that we do not even realize that the child is passing through these stages। और इस स्टेज तक, सीखने की इन अवस्थाओं तक आते आते जब बच्चा इन 5 अवस्थाओं से गुजर जाता है तो इतना स्वाभाविक तरीके से बदलाव या परिवर्तन होता है कि हम ये नहीं पहचान पाते हैं, ये नहीं तय कर पाते हैं कि बच्चा किस तरीके से कब किस अवस्था से निकल करके दूसरी अवस्था में आ गया। तो ये एडॉप्टेशन का स्टेज। एडॉप्टेशन में कौन सा स्टेजेस को या कौन सी कुछ बातें हैं जिनको आप ध्यान रख सकते हैं। द नॉन डिसेबल्ड चाइल्ड लर्न्स मच बाय ऑब्जर्विंग अदर्स and is motivated to try his newly learned skills in other situations। सामान्य रूप से जो सक्षम बच्चे हैं वो दूसरों को ऑब्जर्व करके या उनका अनुकरण करके सीखते हैं और जो सीखे गए कौशल हैं वो नई परिस्थितियों में उनको आसानी से अपनाने के लिए या उनका प्रयोग करने के लिए भी प्रेरित होते हैं, दूसरों को देख करके भी प्रेरित होते हैं। लेकिन जो सेरेब्रल पाल्जी से रिलेटेड बच्चे हैं उनके लिए सीखने की जो अवस्थाएं हैं, हर अवस्था में एक खास तरीके की सहायता या निर्देशन या मॉडिफिकेशन का जरूरत होती है। अगर वो असिस्टेंस हम उन्हें नहीं देंगे तो फिर उनके लिए सीखना पर्टिकुलर स्टेज में मुश्किल होगा और वो एक स्टेज से दूसरे स्टेज में आसानी से स्विच नहीं कर पाएंगे। सो एप्रोप्रिएट पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इज आल्सो नीडेड टू सस्टेन मोटिवेशन so as to complete learning from acquisition stage to adaptation stage। एक्विजिशन स्टेज से और अडॉप्टेशन स्टेज तक ये बहुत जरूरी है कि बच्चे को मोटिवेशन मिले, और मोटिवेशन उसको मिलेगा उसके रिवार्ड से, उसके फीडबैक से कि वो जो टास्क सीख रहा है पहले स्टेज से और अडॉप्टेशन एक्विजिशन का स्टेप और से लेकर के अडॉप्टेशन तक के स्टेज तक आते आते जितने भी स्टेजेज हैं उन स्टेजेज में जो भी काम कर रहा है वो कैसे काम कर रहा है, उसने कितना अच्छा किया, कितना बेहतर किया, कैसे और उसको बेहतर बना सकता है, ये रीइंफोर्समेंट उसको मिलना बहुत जरूरी है। तब जाकर के उसका सीखना और स्थायी हो पाता है या सीखने में निपुणता आ पाती है या बेहतर हो पाता है। तो आज हमने पढ़ी, अब इसके आगे हम पढ़ेंगे लर्निंग एनवायरनमेंट। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा लर्निंग एनवायरनमेंट। और मेरे वीडियो देखने के लिए आप लाइक करते रहिए, यूट्यूब पर शेयर करते रहिए, फेसबुक पर शेयर करते रहिए और अपने फीडबैक, अपने सजेशंस जरूर देते रहिए ताकि आपकी नीड्स के हिसाब से इन वीडियोस को बना सकें। नमस्कार, थैंक यू।